Good evening, friends. Welcome to my second lecture on Constitution. In the last class, we had discussed about the concept of Constitution. मैंने आपको बताया था Constitution को हम जनरली डिफाइन या सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. मैंने बताया था कि Constitution जो है एक कलेक्शन है लॉज का या प्रोविजंस का या कोड्स का या रूल्स का. इस भाषा में भी आप उस विधान जो मैंने आपको विच्छेद करके बताया था कि अगर संविधान का जो हिंदी में जो हम संविधान में बोलते हैं उसको जो हम ब्रेक करेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग टर्म्स में तो सम जो विधान बनता है और सम एंड समूह ग्रुप और विधान मतलब जो भी लॉज ऑफ द लैंड है या रूल्स है प्रोविजंस है या कोड कह लो. तो इन ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लॉज है या ग्रुप ऑफ प्रोविजंस है या ग्रुप ऑफ रूल्स कह लो. इस तरीके से आप बनाना चाहिए. फिर मैंने बताया था कि आपको जो संविधान है उसके फंक्शन क्या है, क्योंकि जो रूल्स हमें संविधान में हमारे संविधान में है या जो प्रोविजन संविधान में है वो किसके लिए किन के लिए. मैंने आपको बताया था कि ये जो रूल्स है उनका फंक्शन ये है. पहले तो राज्य की परिसीमा तय करते हैं, जो पहला फंक्शन था कि राज्य और उसके जो संचालक अंग है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनका जो उनके उन अंगों का एक लिमिटेशन बताते हैं कि हाँ राज्य की परिसीमा ये है कि उनके एक आउटलाइन देते हैं. उसके अलावा जो सेकंड फंक्शन मैंने आपको बताई थी वो ये था कि इन ये जो अंग है, संचालक अंग है, जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, उनकी डिटेलिंग, उनके डिस्क्रिप्शन देता है कि हाँ भाई इनके फंक्शनरीज कौन कौन से, कौन इनको रन करेगा. तीसरी चीज कि वो जो फंक्शनरीज हैं, जो फंक्शनरीज की डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ तो उनके बारे में कि हाँ उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, तो कौन तय करेगा, उनके लिए क्वालिफिकेशंस कौन फिक्स करेगा, ये सब चीजें. और उनके ओथ ऑफ ऑफिस क्या होगा, उनका टेन्योर क्या होगा, ये सारी चीजें वहाँ पे वो प्रोवाइड करवाती है. डिस्क्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन में होता है. थर्ड जो फंक्शन मैंने बताया था कि अगर जो रूल्स ये है, जो प्रोविजंस है, अगर वो वहाँ पे वो अधिकार क्या होंगे, उनके अधिकारों का दायरा क्या होगा, वो भी बताते हैं. यानी कि राज्य की गवर्नेंस के लिए जो रूल्स हैं वो भी वहाँ पे होंगे. फिर मैंने बताया था आपको कि जो कि राज्य है कौन बन सकता है, कि संविधान में वो चीजें भी मेंशन की हुई की होती है. साथ ही साथ अगर नागरिक है यानी सिटीजन अगर है तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे, नॉन सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, वो चीजें भी संविधान में होती है. सभी जो लेजिस्लेचर का जो पार होता है, लेजिस्लेचर जो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है और जो सब्जेक्ट्स के लॉ बनाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए ही लॉज बनाए जाते हैं. अथॉरिटी वहां से डिराइव करता है, एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी वहां से डिराइव करता है, जुडिशरी अपनी अथॉरिटी वहां से डिराइव करता है. तो जाहिर सी बात है तो लॉ ऑफ द लैंड को जज करने की बात जब आए और उन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, उस लेजिस्लेटिव एक्शन को अगर जज करने की बात आएगी तो वो भी वो जुडिशरी करेगी. और जुडिशरी किस बेसिस पे करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करेगी. यानी कि लॉ वैलिडेशन ऑफ द लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है. तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की. और भारत के संविधान की शुरुआत हम करेंगे उसकी प्रस्तावना से. प्रस्तावना या प्रियम्बल संविधान के मूल भावनाओं को दर्शाता है. यानी कि किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर यह संविधान बनाया गया है, संविधान के बनाने के पीछे क्या मोटिव काम कर रहा था, किस मोटिव को लेकर हम आगे बढ़े थे, वो भी वो प्रियम्बल बताता है.
साथ ही साथ संविधान के गोल्स क्या क्या है, किन चीजों को फुलफिल करने के लिए, किन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए संविधान बनाया गया है, वो भी हमें प्रियम्बल से पता चलता है। तो संविधान का जो सार है, जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें प्रियम्बल के द्वारा पता चलता है। जैसे आप किसी बुक का एसेंस अगर आप जानना चाहो, अपने पूरी बुक नहीं पढ़ी तो उसका आप एब्स्ट्रैक्ट देख के, उसके बुक की प्रस्तावना देख के या प्रियम्बल देख करके भी आप बता सकते हो कि हाँ इस बुक में ये चीजें होंगी, without going into the pages of that book. Similarly, preamble performs that function for the Constitution, preamble of the Indian Constitution, which was adopted on 26 November 1949 and came into full operation on 26 January 1950, which we celebrate as a Republic Day. तो ये चीज जो प्रेम्बल है, वो उसका जो बेसिस है वो बना 1946 का, 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए हमने एक प्रस्तावना, एक मूल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं, मूल प्रस्ताव नेहरू जी ने लिखा और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। तो उस प्रस्ताव जो हमारे संविधान में आज का जो प्रियम्बल है, तो वो मूल रूप से वहीं से निकल कर आया है। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमने इस प्रियम्बल को अपने संविधान में डाला है। तो बिफोर वी गो टू द मेन प्रियम्बल, I would like you to take I would like to take you to certain clauses of that objective resolution passed on and adopted on 22nd Jan 1947। और उसमें जो पहली चीज कही गई है, पहली चीज मैं रीडिंग आउट फ्रॉम दैट resolution, that this Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic as to draw up की रूल, जो हमने संविधान बनाने का जो हमारा पर्पस था, संविधान था, यहाँ की जो संस्थाएं, जो ऑर्गन्स, स्टेट के जो ऑर्गन्स थे, उनको एक गाइडलाइन चाहिए थी कि हाँ भाई हम इस तरीके से आगे का कामकाज करेंगे। वो जो रूल ऑफ गवर्नेंस था वो हमें बॉडीज ऑफ चीजें उसे दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो है वो संविधान में होती हैं, और वही उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके रूल ऑफ गवर्नेंस है, तो संविधान बेसिकली क्या है, रूल ऑफ गवर्नेंस को बताता है। ठीक है, एक पहली चीज मैं यहाँ पे वापस आएंगे। इन प्रियम्बल having solemnly resolved to secular democratic republic and to secure to all its citizens। ये जो फर्स्ट के 3 लाइनें मैंने पढ़ी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व सोर्स कहाँ से निकल फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of governments are derived from the people। क्यों? क्योंकि हमने भारत को, हमारे ऊपर अलग अलग लोगों ने रूल किया, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हो गए
तो हमने इंडिया को अब ना तो हमने किंगडम डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे जैसे पहले चला आ रहा था कि यहाँ पे महारानी का ये था, या फिर उसके पहले भी राजाओं का राज किंगडम हुआ करते थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे जो हमारे यहाँ अ, हमारे ऊपर रूल किया करते थे। लेकिन जैसे हमने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई तो आगे हमने डिसाइड किया कि भाई अब जो यहाँ की सरकार चलेगी, अब जो यहाँ का कामकाज चलेगा, अब जो हमारे लोगों के ऊपर शासन का जो कार्यभार सौंपेगा वो लोगों के ऊपर होगा, लोगों के द्वारा होगा, लोगों का होगा, लोगों के लिए होगा। तो उसी चीज को सिग्निफाई हमने जो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो फ्रेज है वो उस चीज को सिग्निफाई करता है। वो किस तरीके से करता है वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वो चीज निकल कर कहाँ से आई? जो अथॉरिटी है पीपल ऑफ इंडिया की अपने लिए चीजें डिसीजन लेने की, अपने लिए गवर्नमेंट बनाने की और उन गवर्नमेंट से अपने एस्पिरेशन फुलफिल करवाने की, वो डिराइव होती है और वो चीज निकल कर आती है ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन से, जो मैंने क्लॉज 4 को कोट किया अभी कि वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया। जो इंडिया हमने सॉवरेन डिक्लेयर किया। दूसरी चीज इंडिपेंडेंट, तो 1947 के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया, तो सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जो सरकार की चलाने वाली संस्थाएं हैं, जो सरकार चलाने वाले ऑर्गन्स हैं, वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करेंगे लोगों से। यानी कि जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो कोई गवर्नमेंट या पार्लियामेंट में लिमिटेड नहीं है, वो है लोगों में, यानी भारत में रहने वाले लोगों में, भारत देश के नागरिकों में। ये पहली चीज। अब फिर हम वापस जाते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लास्ट लाइन में आते हैं। जब हम कहते हैं कि डिराइविंग फ्रॉम the the authorities derived from the people of India, to मैं be the people of India, and come to the last line where it says in our constituent assembly this 26th day on November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अगर मैं ये सेंटेंस ऑफ फर्स्ट लाइन में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके साथ में ये लाइन पढ़ूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ये मिलकर जो जिस अथॉरिटी के डेरिवेशन की हम बात कर रहे थे कि वी डिराइव द सुप्रीम अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो संविधान के पीछे और जो संविधान बनाने की वजह, संविधान बनाने वाले लोग और संविधान जिनके लिए है, वो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? तो इसमें वो वेस्टेज, वो कहता है हम ये संविधान को अडॉप्ट करते हैं, ये हमारा, हम इसे अपनाते हैं। सेकेंड चीज इनैक्ट, यानी जो भी प्रोविजंस हम इनैक्ट कर रहे हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही है वो हमारे हमारे बिहाफ पे कर रही है, यानी कि यहाँ के लोगों के बिहाफ पे कर रही है। एंड गिव टू आर, यानी यहाँ के चीज तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जो भी संविधान जो है या संविधान में जो भी प्रोविजंस है वो लोगों का है, लोगों के हैं, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। अब आते हैं बात हम इंडिया सेक्युलर टर्म जो आया है वो बाद में आया है। तो पहले जो ओरिजिनल प्रेम्बल था उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। बाद में 1940 1970 रह गए जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी टर्म्स है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब हम सोवराइन की बात करते हैं, आप अगर इंटरनेशनल लॉ में आपने पढ़ा है तो अगर या थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो जब हम एक राज्य की बात कल्पना करते हैं, राज्य को किसी टेरिटरी को एक स्टेट कहलाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स होते हैं। एक
जियोग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, एक जियोग्राफिकल स्पेस होना चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए, फिक्स टेरिटरी, लोग होने चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी किसी उसके ऊपर मतलब कोई ना हो, वो अपने आप में सुप्रीम अथॉरिटी। अब इसकी परिकल्पना आप इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हम जब इंडिपेंडेंस मिलने के पहले यहाँ पे वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल्स का रूल रहा, क्या इंडिया तब सॉवराइन थी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि those viceroys or governor generals derived that authority. Yeah, they were subordinate to the Queen of sitting there in England. ब्रिटेन की महारानी जो अल्टीमेट अथॉरिटी थी वो थी ब्रिटेन की महारानी, यानी कि वो वाइसरॉयज गवर्नर्स गवर्नर्स इवन दो दे वर रूलिंग ओवर इंडिया, बट दे वर जस्ट मीडियम टू रूल द कंट्री, एंड that they were mediums to whom the queen sitting out there, or kings before her, the kings who were there in England. तो वहां के राजा या रानी के लिए वो ये वो काम कर रहे थे, दे वर नॉट सॉवराइन। लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो अब हमारे ऊपर यानी कोई अथॉरिटी नहीं रही, अब हम सॉवराइन थे, अब हम संप्रभु थे। हमने जो हमारे अगर हमारे हमें डिसीजन लेना है तो वो हम खुद से लेंगे, हम किसी और से पूछकर किसी और के कहने पे हम वो डिसीजन नहीं लेंगे, किसी थर्ड पार्टी के उसके कहने पे डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो सॉवरेनिटी का मतलब है। फिर सेकेंड टर्म आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि इस जो देश में हमने जो शासन पद्धति अपनाई है, तो सोशलिस्ट का एक ब्रांड है कि हाँ भाई, जिन्होंने जिन्होंने मार्क्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है, उस सोशलिज्म का हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी है। हमने तो ना तो कैपिटल बेस्ड बिल्कुल इकोनॉमी चुनी है, ना हमने ये चुना है कि भाई कैपिटलिज्म होगा ही नहीं सबके पास। तो हमने चुना कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी होगी, गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टी का प्राइवेट का एंटिटीज का एक ज्वाइंट एफर्ट होगा इस देश की डेवलपमेंट। उस सोशलिज्म को हमने अपनाया। वो सोशलिज्म बाकी देशों में जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि वहां पे वो उस तरीके से नहीं देख, वो कैपिटलिज्म या तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करते हैं। उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी पे वो नहीं चाहते, हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हम अलाउ करेंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, जहाँ गवर्नमेंट को एक्वायर करना होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं तो हम उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पसेस के लिए एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो चीज नहीं हो रही तो वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी, यानी कैपिटलिज्म एंड जो लेबर बेस्ड इकोनॉमी है, उन दोनों का मिक्सचर है, या मिक्स उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। सोशलिज्म को हम फॉलो करें, उस समाजवाद को हम फॉलो करें। तीसरी चीज है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? डेमोक्रेसी क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सिर्फ इसका मतलब है, या सोशल डेमोक्रेसी से भी इसका लेना देना है? पंडित नेहरू की बात करें, पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं भाई, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कोई बात नहीं बनी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ की शासन व्यवस्था में जो हमने ये सरकार की व्यवस्था चुनी है, इस व्यवस्था से हम आगे यहाँ देश देश की गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, चला रहे हैं अभी, वहां पे लोगों की पार्टिसिपेशन, वो उनका इस पॉलिटिकल फंक्शनिंग में जो से होगा वो लोगों का भी होगा। जो लोग रिप्रेजेंटेटिव, जो जैसा हमने कहा कि बी द पीपल, जो संविधान है वो हमारे द्वारा है, हमारे लिए, हम लोगों के हमारे फायदे के लिए है। हमने इसको बनाया है, ठीक है। हम दिस इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये जो चीज है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश नहीं करते।
इसलिए हमने डेमोक्रेसी को चुना कि यहाँ की जो सरकार चुनी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, वो इनडायरेक्टली लोगों के बिहाफ में शास्त्रीय लोग हर इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम जब उनके से की बात करते तो हर कोई अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा और वो जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके द्वारा वो सरकार चलाएंगे, यानी कि वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करेंगे सरकार में बैठकर या सरकार के विपक्ष में बैठकर लोगों के एस्पिरेशन सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर वो विपक्ष में है, अगर सरकार में है, तो लोगों के एस्पिरेशंस को अपने एक्टिविटीज अपने एक्शंस के द्वारा उन एस्पिरेशंस को रियलाइज करवाने में मदद करेंगे। तो जब तक लोगों का से नहीं होगा तब तक हम उसको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये है डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमने वैसे डेमोक्रेसी चुनी। फिर बात आती है रिपब्लिक। अगेन जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि मैंने कहा फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो ये जो रिपब्लिक है, यहाँ पे कोई राजा हमारे ऊपर राज नहीं कर रहा, कोई रानी हमारे ऊपर राज नहीं कर रही। यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, जो कि यहाँ पे जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड है, जो अल्टीमेट पावर वेस्टेड है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या एक राजा की तरह फंक्शन करता है? नहीं। उसका वो क्या डायनेस्टिक पोस्ट है कि एक व्यक्ति के बाद उसका बेटा या उसके फैमिली में से कोई फिर से उस प्रेसिडेंट पोस्ट को एक्वायर करेगा और वहां पे ये विराजमान होगा? नहीं। वो जो पोस्ट है वो चुना, वहां पे जो बैठने वाला व्यक्ति है वो चुना जाएगा लोगों के द्वारा। लोग क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे जो राष्ट्रपति की शासन चुनाव व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आगे जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्रेसिडेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें वो चीज जानेंगे कि हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ही उनको राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो इसलिए वो बाय द पब्लिक, वो बाय, वो किसी किंगडम को हमने नहीं किया है, किसी क्वीन को हमने अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं बनाया है। वो अल्टीमेट अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी वहां पे चुना जा रहा है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। उसका मतलब होता है रिपब्लिक का मतलब ही मीन्स गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब ये जो आइडियल्स हैं, सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो किस चीज के लिए और उस चीज को फुलफिल कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। एंड सिक्योर, आगे ये कहता है संविधान संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, वो आगे ये कहता है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो जिन टर्म्स की बात हम कर रहे हैं, जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट, वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक चीज पूरी नहीं होगी तो दूसरी चीज भी पूरी नहीं होगी। अगर जस्टिस नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं होगी, अगर लिबर्टी नहीं है तो इक्वालिटी नहीं होगी, अगर इक्वालिटी नहीं है तो फ्रेटर्निटी नहीं होगी। और अगर ये चीजें नहीं है तो ना हम सोवराइन रहेंगे, ना हम सोशलिस्ट रहेंगे, ना हम सेकुलर रहेंगे, ना हम डेमोक्रेटिक रहेंगे, और ना ही इस रिपब्लिक की कल्पना की जा सकती। तो सबसे पहले बात की गई जस्टिस की, कि जो हम सोवराइन, अगर हम बने रहना चाहते हैं, हम सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, अगर हम सेक्युलर बने रहना चाहते हैं, तो वो उस चीज के लिए जरूरी है कि लोगों को जस्टिस मिले। और जस्टिस के कौन से, किस तरह के जस्टिस की बात करता है? वो जस्टिस की बात कर रहा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? और इसका एक ऑर्डर भी ध्यान में रखने की बात है, सोशल तब इकोनॉमिक तब पॉलिटिकल, यानी जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो सबसे लास्ट में आता है, यानी पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, उसकी बारी बाद में आती है, सबसे लास्ट में आती है। क्यों? सोशल जस्टिस पहले क्यों आता है, इकोनॉमिक जस्टिस पहले क्यों आता है? क्योंकि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो जरूरी है कि हम सबसे पहले समाज में इक्वालिटी, समाज में कोई भेदभाव ना हो, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या तो कास्ट कम्युनिटी, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे।
तो इसलिए उस इक्वालिटी को लाने के लिए जरूरी है कि हम सोशल दो जिस जो सोशलिज्म की हमारी परिकल्पना है, वो ये चीज उस चीज के लिए भी ये जरूरी है कि हम एक सोशल जस्टिस की बात करें कि हर कोई इक्वल पेडेस्टल पे प्लेस्ड हो। जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, यहाँ जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड ये है या सोशली बैकवर्ड है, उनको हम ऊपर लेकर आए, जो ऑलरेडी ऊपर है उनके साथ हम उनको लाकर खड़ा करेंगे ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके इन द एम्प्लॉयमेंट, इन द पब्लिक एजुकेशन। वो चीज तब तक नहीं होगी जब तक कि हम सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन का अवसर सबको नहीं देते। ये बात थी, ये चीज है सोशल जस्टिस की। फिर आती है बात इकोनॉमिक जस्टिस की। अब सोशल जस्टिस तब तक अधूरा रहेगा जब तक इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगी, यानी जब तक हम सबके पास काम नहीं होगा। अगर व्यक्ति खुद में अपने आर्थिक तंगियों में घिरा हुआ है, आर्थिक तंगियों से घिरा हुआ है, तो वो देश के बारे में कभी नहीं सोच पाए। तो इसके लिए वो जरूरी है कि हम उसको इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करें, यानी कि इकोनॉमिक अपनी अर्निंग करने के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था उसके लिए करें। सबके लिए बराबर, जब सोशल जस्टिस है तो सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करें ताकि वो अपना लाइवलीहुड इंश्योर कर सके, अर्न कर सके। और अगर ये चीज हो गई, किसी एक के पास ऐसा ना हो, किसी एक के पास बहुत सारा वेल्थ है, किसी और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं। जब मैंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की तो इसी सेंस में बात की कि भाई जिसके पास वेल्थ है, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो एक लिमिटेशन से ज्यादा ना हो। अगर उसके पास है तो वो दूसरों को भी के साथ भी वो शेयर करें, हम नए रिसोर्सेज क्रिएट करें, नए रिसोर्सेज जनरेट करें और लोगों को उन रिसोर्सेज का में शेयर मिले। वो अर्न करें और ये अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करें ताकि उसको समाज में अपने आप को हीन भावना से देखना ना पड़े या वो आर्थिक तंगी में ना जिए। बहुत पहले अभी अभी तक गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया गया, उसका पर्पस भी यही इकोनॉमिक जस्टिस देने का। अभी हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, जनधन अकाउंट खुलवाए, उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव यही था कि हर किसी को सब समान भागीदारी मिले। इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी वहां पे थी। और जब सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस उन्हें मिल जाएगी तब हम बात करेंगे पॉलिटिकल जस्टिस की, जो कि जब आदमी अपने इंटरेस्ट से फ्री हो, जब अपने आप के बारे में सोचने से फ्री हो, तभी वो देश के बारे में सोच सकता है। तब वो एक अच्छी सरकार चुन सकता है, वो सरकार की नीतियों के बारे में सोच सकता है, उनको जज कर सकता है। और अगर वो नीतियां उसे पसंद नहीं है तो उसको उसका वो विरोध कर सकता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस की बात तब आती है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि भाई सरकार में भागीदारी। सरकार में भागीदारी कैसे? सरकार को चुनने में भागीदारी, उसको नीतियों को क्रिटिसाइज करने की भागीदारी, जो कि यहाँ पे हम जो बाकी देशों में रेफरेंडम और प्लेबिसाइट उन सब की चीजों का प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है, या राइट टू रिकॉल वो हमारे संविधान में नहीं है। हमारे पास मौका आता है एक बार जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी यूनिवर्सल यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा, सार्वजनिक सार्वभौमिक मतदान। जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो उनको वोटिंग राइट्स है। वो अपने लिए सरकार चुनने में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, अपनी भागीदारी इंश्योर कर सकते हैं थ्रू दैट मीन्स दैट इज थ्रू बाय वोटिंग एट इन द इलेक्शंस फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस तब तक नहीं आएगी जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो। और अगर ये सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है तो हम जो बाकी जो आइडियल्स हम जिसकी बात हम ऊपर कर रहे हैं वो नहीं होगी। और वो चीज जो बाद में हम बात करेंगे, जस्टिस के बाद लिबर्टी की बात करेंगे, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वो चीजें भी वहां पे नहीं होगी। तो आज मैं इसी जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पे इस क्लास को, इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और आप अगर मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज जो लिंक मैंने शेयर कर रखी है उस पर क्लिक करें, मेरी वेबसाइट को विजिट करें। और अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी वो चीज़ डाल सकते हैं। चैट बॉक्स में, वेबसाइट पे चैट बॉक्स में वो अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।